हेलो बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 का बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 श्वसन पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर 2 का ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। यदि पे बच्चों इसके पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, वो पार्ट 1 आपको मिल जाएगा। और मैंने पूरे अच्छे तरीका से इसके प्रोसेस को समझा रखा है, श्वसन क्या है, श्वसन के प्रकार क्या है, ये मैंने बता रखा है। और भी डिफिनेशन भी कुछ इंपोर्टेंट थे, वो भी मैंने करा के रखा है। ये पार्ट 2 में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। अब ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बिहार बोर्ड एग्जाम में, तो इसे आप लोग क्या कीजिए, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिटेल्स में करूं तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन को थोड़ा सा मैं डिफिनेशन देना चाहता हूं कि आखिर है क्या बच्चों। तो वायवीय श्वसन उसे बोल सकते हैं, वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहा जाता है, और वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। ये और ये इसका डिफिनेशन मैंने दोनों को दिया, ठीक है। और इसको अगर और अच्छे तरीका से समझना चाहते हैं तो जाइए, इसका फर्स्ट पार्ट में मैंने बहुत अच्छे तरीका से विस्तार में समझाकर रखा है। तो डिफिनेशन तो हो गया, अब यहाँ पे इसके अंतर को मैं समझाना चाहता हूं। इसके अंतर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं समझाता हूं। तो ये क्या है, तो लिखिएगा वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है बच्चों। मैंने लिखा है वायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता, सॉरी उपस्थिति में होता है। क्या लिखना है, पहला अंतर लिखना है कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये पहला अंतर हो गया। अब यहाँ पे अवायवीय की बात करते हैं, तो ये जो होता है अवायवीय श्वसन, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अनुपस्थिति कहने का मतलब क्या, नहीं रहने पर, ऑक्सीजन के नहीं रहने पर अवायवीय श्वसन होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे कहते हैं, ये श्वसन का प्रथम चरण है बच्चे। क्या याद रखेंगे हम लोग, ये वायवीय श्वसन जो है श्वसन का प्रथम चरण है, और ये श्वसन का द्वितीय चरण है बच्चों। क्या द्वितीय चरण है। ओके, चलिए दो फाइंड आउट हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में चलते हैं थर्ड में। तो ये वायवीय श्वसन आपको कोशिका द्रव में होता है। कहां पे होता है वायवीय श्वसन, कहां पे होता है, कोशिका द्रव में होता है। और अवायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है बच्चों। ये ऑब्जेक्टिव आपको आएगा, ठीक ना। वायवीय श्वसन किस में याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और वायवीय श्वसन किस में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। और ये जो टॉपिक है कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लास 9 का बेहतरीन चैप्टर ये दिया गया, चैप्टर कोशिका में ये पढ़ाया गया, कोशिका द्रव क्या है और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बच्चे। पूरे डिफाइन में अगर चाहते हैं तो मैं 9 का भी आप लोगों को समझा सकता हूं बच्चों। ओके, अभी फिलहाल में जानिए कि वायवीय श्वसन किस में होता है, कोशिका द्रव में, और अवायवीय किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखा है कि वायवीय श्वसन में, वायु श्वसन जब होता है तो इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होता है, अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। और अवायवीय श्वसन जब होता है तो उसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है, याद रखिएगा। ये चार अंतर हो गया। पांचवा अंतर क्या है, वायवीय श्वसन में कौन कौन से पदार्थ का निर्माण होता है, तो इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, और H2O का यानी कि जल का निर्माण होता है। तो ये दोनों पदार्थ का निर्माण होता है कब, वायवीय श्वसन में बच्चे, ये याद रखिएगा। ये पांचवा अंतर था। पांचवा अवायवीय में देखते हैं, तो इसमें अवायवीय श्वसन में इथेनॉल का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है। तो ये 5 अंतर लिखने की जरूरत नहीं है, केवल 3 भी एग्जाम में लिखते हैं तो आपको 2 मार्क्स पूरा पूरी मिलेंगे फिर बच्चों। ओके, तो अगर देते हैं कि 4-5 लिख देते तो अच्छे मार्क्स, एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। तो इसे आप लोग याद रखिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, किण्वन की बात करते हैं। तो किण्वन है क्या, तो किण्वन आप उसे बोल सकते हैं बच्चों, वैसी क्रिया जिसमें पाइरुवेट, बच्चों, ये पाइरुवेट है क्या मैं बताता हूं, ठीक ना। चलिए देखिएगा, मैंने बोला वैसी क्रिया जिसमें पाइरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बच्चों, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और CO2 में परिवर्तित हो जाता है। मैंने क्या बोला, वैसी क्रिया जिसमें पाइरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं CO2 में परिवर्तित हो जाता है, उसे किण्वन कहते हैं बच्चों। और ये होता है ईस्ट में बच्चों। यह क्रिया किस में होता है, तो ईस्ट में होता है। ये ऑब्जेक्टिव आप लोग याद रखिएगा, ये किस में होता है, तो ईस्ट में ये क्रिया होती है, ठीक है, याद रखिए। चले आगे बढ़े, चलिए अब यहाँ पे इसको फुल डिफाइन समझने के लिए मैं इस प्रोसेस पे चलता हूं। तो ये आपके, थोड़ा सा मैं बोल दूं कि ये आपके लाइफ के लिए समझना बहुत जरूरी है, आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात है सर कि ग्लूकोज को आप लोग अच्छे खासे जानते होंगे कि पोस्टल चैप्टर मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है, और इसके फर्स्ट
पार्ट में भी मैंने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में ग्लूकोज के बारे में मैंने अच्छी तरीके से बताया, सिंपल भाषा में कि क्या फिर बच्चों जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो ग्लूकोज का वहां पे निर्माण होता है, फिर ग्लूकोज बोल सकते ग्लूकोज का विखंडन होता है, ऑक्सीजन जब जाता है तो ऑक्सीजन वहां पे विखंडन करता है ग्लूकोज का, तब जाकर अनेक पदार्थ का निर्माण होता है। ये सब बातें मैंने बता रखा है इसके फर्स्ट वीडियो में, और पहले चैप्टर में भी मैंने बता रखा था बच्चों। ओके चलिएगा, तो मैं यहाँ पे बता दूं सिंपल भाषा में कि ग्लूकोज का, यहां से स्टार्ट करते हैं, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, C6H12 और O6 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये ग्लूकोज में कौन सा तत्व पाया जाता है ये भी तो आप लोग को पता होना चाहिए, तो इसमें आप लोग लिख लीजिएगा ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट तत्व पाया जाता है। अब इसका विखंडन फिर बच्चों कई तरीका से ऑक्सीजन के माध्यम से तोड़ा जाता है, इसको कई पदार्थ निर्माण भी होता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग सामने देख सकते हैं। चलिए, तो ग्लूकोज यानी ग्लूकोज जो है आपका कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में यहाँ पे है। चलिए, अब यहाँ पे ग्लूकोज की बात करते हैं, कोशिका द्रव आगे बढ़ते हैं, तो इसमें जो पावर वेट जो बोल सकते हैं, ग्लूकोज का जब विखंडन होता है तो दो पदार्थ यहाँ पे बोल सकते हैं, ये ग्लूकोज जो है इस रूप में रहता है, कहीं पे किसी जीव में पायरुवेट के रूप में और किसी रूप में एटीपी के रूप में, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऊर्जा। एडिनोसिन फास्फेट इसको बोलते हैं, फिर इसका फुल फॉर्म, ठीक है, बुक में देख लीजिएगा, एडिनोसिन फास्फेट इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे ऊर्जा और ये पायरुवेट जो है, यहाँ पे मैं इसकी बात करता हूं, जो कोशिका द्रव में क्या करती है, संचित रहती है ग्लूकोज के टूटने के बाद, ठीक ना। चलिए, ग्लूकोज के टूटने के बाद ये सब पदार्थ क्या रहता है, संचित रहते हैं, कुछ जीव पायरुवेट के रूप में और कुछ एटीपी के रूप में संचित यानी कि जमा रहते हैं। अब इसका भी विखंडन थोड़ा सा होगा, तो अब यहाँ पे जरा देखिए कौन कौन से जीव में इसका निर्माण होता है। जैसे कि देखिए ईस्ट की बात करते हैं, तो ईस्ट में प्रवेशो, ईस्ट एक जीव है, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बता रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बता रहा है कि इसका जब बोल सकते हैं विखंडन, पायरुवेट का जब विखंडन होता है, टूटता ये पायरुवेट जब इसके अनुपस्थिति में टूटता है तब इथेनॉल का निर्माण होता है और CO2 गैस का निर्माण होता है। मैंने क्या बोला, ईस्ट में पायरुवेट जब टूटता है, विखंडित होता है, टूटता है बच्चों, विखंडन होता है, यानी कि विखंडन होता है ये वाला पदार्थ, तो इथेनॉल और CO2 निर्माण होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसमें होता है, ईस्ट में होता है बच्चों। इतनी बातें आप लोग याद रखें। सेकंड यहाँ पे देखिए ये वाला जो है आपको लिख रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जीवों में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये वाला जो बोल सकते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, एटीपी जब टूटता है, ये बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे, तो बोल सकते हैं कि तीन पदार्थ निर्माण होता है, एक आपका CO2 और ये आपका H2O और देन आपका ऊर्जा, ये तीन पदार्थ का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब टूटता है एटीपी, ठीक है, ऊर्जा के रूप में। चलिए, तो ये हो गया आपका एटीपी जब टूटा तब। अब यहाँ पे हम लोग में क्या होता है कि क्या करते हैं हम लोग बच्चों, कि हम लोग जब रनिंग करते हैं या कोई वर्क करते हैं, महिला या बोल सकते कोई पुरुष, या पढ़ाते पढ़ाते या पढ़ते पढ़ते कोई व्यक्ति थक जाता है, तो कहीं पे या उसके अंग में कहीं पे पेन होना यानी कि दर्द होना स्टार्ट होता है। इसका रीजन ये है कि वहां पे लैक्टिक अम्ल का निर्माण हुआ, तभी वहां पे बच्चों दर्द होना स्टार्ट होता है। अब बच्चों ऐसा क्या है कि बोल सकते सर दर्द होता है, लेकिन दर्द बोल सकते कुछ उसको मेडिसिन करके या बोल सकते हैं कि मालिश करके उसको हटा दिया जाता है। तो फिर बच्चों याद रखिए, जब भी दर्द स्टार्ट होना बोल सकते शुरू होता है व्यक्तियों में या किसी जानवर मनुष्य में, तो बोल सकते हो वहां पे एक पदार्थ का निर्माण होता है जिसे लैक्टिक अम्ल कहते हैं, और ये लैक्टिक अम्ल कब मरता है, जब वहां पे अच्छी तरीके से हम लोग मालिश करते हैं या फिर बच्चों वहां पे हम लोग मेडिसिन के रूप में कुछ दवाई क्या करते हैं, खाते हैं, तब वहां पे ये लैक्टिक अम्ल को क्या करता है, ये मार देता है, दवाई मेडिसिन यानी मालिश वगैरह, तब बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग में अच्छा महसूस कर पाते हैं, दर्द भाग जाता है। ये आखिर है क्या, तो फिर बच्चों आखिर कमी क्या होता है हमारे पेशियों, वो जरा देखिए, तो मैंने लिखा पेशी कोशिका, ये पेशी कोशिका हमारे पेशी जो देख रहे हैं, तो ये पेशी कोशिका मनुष्य में जो रहता है वहां पे क्या कमी आ जाता है, तो उसमें कमी आता है ऑक्सीजन का अभाव। अभाव कहने का मतलब क्या, अभाव कहने का मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन वहां पे कमी हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, ठीक ना। तो ऑक्सीजन की जब कमी हो जाता है जिस स्थान पे, उस स्थान पे व्यक्तियों में दर्द होना स्टार्ट होता है, यानी कि ऑक्सीजन हटा लेकिन वहां पे आ गया कौन, तो आ गया कौन, लैक्टिक अम्ल आ गया, और जब ये आता है तो मनुष्य में पेन होना यानी कि दर्द होना स्टार्ट हो जाता है बच्चों। अब इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हटाने के लिए हम लोग बच्चों नहीं तो हम लोग क्या करते हैं,
यहाँ पे इस प्रकार तेल मालिश किया करते हैं, या फिर बच्चे मेडिसिन खाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन खाते हैं। क्या करते हैं, मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन को लेते हैं या मालिश करते हैं। तो इस प्रकार के लैक्टिक अम्ल वहां पे खत्म हो जाता है और देन वहां पे ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिल पाता है। तो मालिश से करने से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और फिर जो मेडिसिन खाने से भी ऑक्सीजन की मात्रा आ जाती है। जब ये सब चलाएगा तो ऑक्सीजन गायब, वहां लैक्टिक अम्ल वहां पे गायब हो जाएगा, तब पेन दर्द होना भी वहां पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को समझिए कि हमारे पेशी में, यानी कि पेशी में, हमारे पेशियों में क्या हम लोग में कमी आती है, जो दर्द होना उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, कई बार देखो वो रनिंग करते करते हम लोग पैर क्या होता है, थकने लगता है। इसका मतलब हो गया तो ऑक्सीजन को वहां पे अभाव है, ऑक्सीजन की कमी है। तब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस को अपनाते हैं, तब ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलता है, तब पेन क्या होता है, दर्द हट जाता है। तो ये हो पूरा प्रक्रिया आप लोग समझ गए होंगे कि ये आखिर हुआ क्या। ठीक है, बहुत अच्छा लगा हो ये समझाएं जो। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं कुछ और बताने वाला हूं बहुत अच्छी तरीके से। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूं, इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो बच्चों अब हम लोग सेकंड स्लाइड में चलाए हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड आपका है पौधों में श्वसन, यानी कि जिस तरह से जीव जंतु सांस लेता है, श्वसन करता है, क्या ठीक उसी तरीका से पेड़ पौधा भी श्वसन करता है? तो बिल्कुल नहीं तो बच्चों, उसका श्वसन का तरीका कुछ अलग है और हम लोग यहाँ पे उसके श्वसन के अंग के नाम हम लोग जानेंगे पेड़ पौधों में, और उसके तरीके को जानने वाले आखिर इस श्वसन कैसे होता है उसमें। तो मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों, यहाँ पे पौधों में श्वसन, यानी कि सांस कैसे लेता है पेड़ पौधे। तो फिर जो पेड़ पौधा जो सांस लेता है, यानी कि श्वसन जो लेता है, पहला मैंने लिखा जड़ के द्वारा श्वसन करता है, और तना के द्वारा सेकंड है, और थर्ड आपका है पत्ती के द्वारा। यानी कि ये 3 अंग के द्वारा श्वसन करता है कौन, पेड़ पौधा करता है। ओके, चलिए ये हो गया पेड़ पौधे के श्वसन के बारे में। और भी मैंने यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट इसके बारे में लिखा है, जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है, यानी कि श्वसन इसमें कोई भी ऐसा गैस नहीं होता है जिसका बोल से ट्रांसपोर्टेशन होता है बच्चों, याद रखिएगा। तो इसमें कोई तरीका का गैस का परिवहन नहीं किया जाता है पेड़ पौधों में। ओके, चलिए गैस कहने का मतलब क्या, ऑक्सीजन, CO2 और भी कई तरीका का गैस इसमें परिवहन नहीं किया जाता, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं लेके जाया जाता है। जैसे कि हम लोग से क्या, हम लोग को ये बताए थे कि और वातावरण से चलकर ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंचता है, कोशिका से उत्पन्न जो CO2 गैस है वो बाहर निकलता है। तो ये परिवहन हुआ, परिवहन किसके द्वारा हुआ, तो परिवहन हुआ था रक्त के माध्यम से हुआ था। ओके, तो ये परिवहन चैप्टर में फुल डिफाइन से समझाने वाला हूं, परिवहन कैसे हुआ और कैसे होता है जीव में, वो मैं परिवहन चैप्टर 3 में समझाऊंगा। ओके, तो अभी फिलहाल में जानिए कि पेड़ पौधों में गैसों का परिवहन नहीं होता है, यानी कि इसका गैस का परिवहन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, और एक बात इसमें लिखता है कि पौधों में श्वसन की गति धीमी होती है। हम लोग में जो बोल सकते हैं 1 मिनट में 72 बार हम लोग क्या करते हैं, श्वास ले पाते हैं, 72 बार बोल से धड़कन धड़कती है, बोल से अप डाउन कर रहे हैं 1 मिनट में। लेकिन फिर बच्चों यहाँ पे देखा गया पेड़ पौधों में ऐसा स्थिति नहीं है। पेड़ पौधों में क्या करता, आराम से क्या करता है, श्वसन उसमें क्रिया होती है, आराम से होती है। ठीक है, जड़ के द्वारा हो या तना के द्वारा या पत्ती के द्वारा हो, लेकिन धीमी गति से होता है। हम लोग में यदि धीमी गति से हो तो मनुष्य जीवित रह पाएगा, जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए बोल सकते मनुष्य में, जीव जंतु में अधिक से बोल सकते हैं कि सेकंड टू सेकंड बोल सकते हैं क्या होता है, श्वसन किया जाता है। एक भी क्षण अगर रुका तो मनुष्य क्या होगा, मृत्यु हो जाए मनुष्य का, या जीव जंतु क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये बोल सकते हैं, इसे समझ सकते हैं आप लोग कि पेड़ पौधों में श्वसन गति धीमी होती है और जीव जंतुओं में यानी कि मनुष्यों में भी, और मनुष्य में श्वसन गति तेज होती है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये मैंने लिख दिया। आगे की बात करते हैं, पौधे की हो गया। अब हम लोग कुछ जंतुओं के बारे में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे कुछ जंतुएं जो है किस तरीके से शोषण करते हैं। जैसे मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य क्या करता है, ऐसे बोले किसी को श्वास किसके माध्यम से लेते हैं, तो क्या आएगा, क्या नाक के माध्यम से लेते हैं, नाक के द्वारा अंदर जाता है। लेकिन एक्चुअली बात देखा जाता है स्टडी के एजुकेशन के माध्यम से, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लंग्स के माध्यम से, फेफड़ा के माध्यम से सांस हम लोग लेते हैं। अगर फेफड़ा नहीं तो सांस हम लोग नहीं ले पाते। ओके, तो ये बात याद रखिएगा। तो मनुष्य यहाँ पे जंतुओं मैंने लिखा है कि फेफड़ा के माध्यम से उस जीव जो जंतुएं हैं वो फेफड़ा के माध्यम से लेते हैं, और मनुष्य भी क्या करता है, फेफड़ा के माध्यम से क्या करता है, श्वसन करता है प्रचुर। तो ये आप लोग पहला जंतु का नाम देख लीजिए। ठीक है, अब बात है गिल्स की। तो गिल्स क्या,
मछली में देखें तो मछली क्या गिल्स के माध्यम से गिल्स से क्या करता है, श्वसन करता है, गिल्स के द्वारा ये श्वसन करता है मछली। तो याद रखिए श्वसन अंग क्या हो गया मछली का, गिल्स हो गया। ओके, चलिए लिखते चलना आप लोग। आगे यहां पे लिखा श्वास नली या ट्रैकिया की बात करते हैं, तो ये क्या भाई, तो ये हम लोग लिखेंगे तिलचट्टा, तिल चट्टा, या इसी को टिड्डा भी कहते हैं, टिड्डा। ये बोल सकते हैं कीड़े मकोड़े हैं, जो जंतुएं हैं, जो बोल सकते हैं बड़े बड़े जो जीव कीट पतंग है, वो सब की बात कर रहे हैं। तिलचट्टा या टिड्डा वो सब क्या करता है, वो सब के नाक मुंह कुछ नहीं दिखता है, उसमें क्या श्वसन होता है, उन लोग शरीर के वो जो शरीर के त्वचा होता है ना, ऊपर वाला त्वचा होता है, उसके माध्यम से उन लोग श्वसन करता है। तो त्वचा से उन लोग क्या कर पाता है, श्वसन कर पाता है। ठीक है, याद रहेगा। तिलचट्टा टिड्डा यानी कि श्वास नली ट्रैकिया के माध्यम से शोषण करता है, जिसमें शरीर की ऊपरी सतह से उन लोग क्या करता है, त्वचा से सांस लेती है। ओके, चलिए इतना समझ में आया तो बच्चों। अब बात आते हैं कि आखिर में गिल कोष्ठक है क्या, क्या है गिल कोष्ठ, उसे हम लोग आप समझते हैं। यहां पे मैंने लिखा बच्चों, मछली में गिल चपटी थैली की रचना की तरह होती है, जिसे गिल कोष्ठक कहा जाता है बच्चों। ओके, मैंने क्या बोला, मछली में गिल चपटी थैली की तरह होती है, जिसे गिल कोष्ठक कहा जाता है। ओके ना। अब यहाँ पे जलीय शोषण क्या है, तो जलीय शोषण आप उसे बोल सकते हैं कि जलीय जीव जंतु जैसे कि झींगा, सीप और ये सब मछली भी है, ये सब के द्वारा गिल्स के द्वारा शोषण किया जाता है जल में, तो इस तरह के शोषण को जलीय शोषण कहा जाता है। ओके, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। ये मैंने बताया पेड़ पौधों के बारे में, कुछ जंतु कुछ कीड़े मकोड़ों के बारे में, जलीय जंतुओं के बारे में। लेकिन अब हम लोग ये जानने वाले हैं, क्या ये सब जानकारी हासिल करके हम लोग कुछ नॉलेज हुआ, तो बिल्कुल हाँ बच्चे। अभी हम लोग यह नहीं जान रहे थे कि पेड़ पौधा सांस कैसे लेती है, ये भी हम लोग जाने, और मछली किसके द्वारा सांस लेती है ये भी नहीं जान रहे थे, लेकिन उसमें भी हम लोग जाने कि मछली गिल्स के द्वारा लेती है। लेकिन एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो बच्चे नहीं जान रहे होंगे, यानी कि तिलचट्टा टिड्डा, यानी कि जो कीट पतंग वगैरह होते हैं, कुछ जीव जंतु जैसे तितली हो गया, और भी बोल सकते हैं खोटा जिसे बोल सकते हैं, ये सब किसके द्वारा, त्वचा के द्वारा इन लोग क्या करता है, शोषण, यानी कि उसमें श्वास नली ट्रैकिया उसके त्वचा पे रहता है, उसके द्वारा शोषण करता है उन लोग। ठीक ना, चलिए ये सब जानकारी आप लोग को मिला। आगे बढ़ते हैं कि ये टॉपिक को समझने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो एक डायग्राम के द्वारा हम लोग समझेंगे मानव शोषण तंत्र को। ओके, मैं समझाऊंगा पूरे अच्छे तरीके से, लेकिन इसके पार्ट को थोड़ा सा देखें। मानव शोषण के तंत्र के जो पार्ट है, भाग है, जो मदद करती है शोषण करने में, उस भाग का नाम जानते हैं। पहली बात तो बच्चों कि नासिका छिद्र, मनुष्य में अगर नासिका छिद्र मानव में नहीं रहेगी तो ऑक्सीजन कहां से जाएगा, ओके, और CO2 कहां से निकलेगा, तो ये बात है ना। तो वही मैंने बोला कि नासिका छिद्र इंपोर्टेंट है श्वसन तंत्र में, मानव के श्वसन तंत्र में। ओके, सेकंड बात है कि स्वर यंत्र यानी कि लैरिंग्स, मनुष्य जहां से आवाज निकालता है उसको स्वर यंत्र या लैरिंग्स कहते हैं, जो श्वसन तंत्र से ही जुड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्वास नली या ट्रैकिया, श्वास नली या ट्रैकिया, ये मैंने बताया था प्रेक्षो यहाँ पे श्वास नली ट्रैकिया, तो ये मनुष्य में यहाँ पे होता है सी आकार का होता है। ठीक है, श्वास नली ट्रैकिया यहाँ पे ग्रसनी में होता है प्रेक्षो, ग्रसनी में होता है सी आकार का, इस प्रकार होता है। ठीक है, ये इस प्रकार का श्वास नली ट्रैकिया इसी को बोलते हैं, जो सी आकार का होता है प्रेक्षो, क्या होता है, सी आकार का ये होता है। ओके ना, चलिए ये क्या मदद करता है ये भी मैं बताने वाला हूं। नेक्स्ट आपका जो मेन इंपोर्टेंट है वो आपका फेफड़ा। ठीक है, यहीं पे सारा क्रिया होता है, यानी कि ऑक्सीजन ब्लड से मिलता है तभी जाकर कोशिका में सारी जगह फैल पाता है। तो ये सारे अंग को एक एक भाग को हम लोग डिफाइन करने वाले हैं और एक एक पार्ट को जानेंगे। इससे पहले कि मैं एक पार्ट यहीं पे समझा दूं, वो समझ लीजिए। जैसे कि हम मनुष्य शोषण करता है तो ऑक्सीजन कहां से लाती है, तो वो जाहिर से बात है कि सर वातावरण से ऑक्सीजन को वायु के माध्यम से लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन को लेता है वायु के माध्यम से। तो यहाँ पे किसके द्वारा, पहला पार्ट क्या है श्वसन तंत्र का, तो ये आपका है दाया बोल सकते नासिका वेशम, और ये हो गया बाया नासिका वेशम, यानी कि जो छिद्र दिख रहा है इसी को हम लोग वेशम कहते हैं। क्या बोलते हैं, वेशम। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आया। मैं आगे स्लाइड में बढ़ूं, चलिए इसे स्क्रीनशॉट एक बार ले लो।